हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ेंगे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। जबकि हम लोग इसके पहले लेक्चरों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आज हम दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे। हालांकि हम लोगों ने इसके पहले इसका संबंध भी हम लोग पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू होता है फोकस दूरी बराबर होता है R बाई इसका निगमन करना है। ठीक है, का निगमन यानी कैसे ये बन गया है। तो इस निगमन के लिए देखिए, पहले चित्र में आप देख लें। पहले प्रणाली कौन सा खींचेंगे। तो निगमन हम इसके गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोनों दर्पणों में से कोई एक दर्पण लेकर के हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो हम अवतल दर्पण यहाँ पर ले रहे हैं। तो अवतल दर्पण एक बनाया हमने। उस अवतल दर्पण तो छोटा सा बनाओ, बहुत बड़ा बन गया है। एक अवतल दर्पण बनाया हमने ये, और इसका ध्रुव बना दिया यहाँ पर P, वक्रता केंद्र बना दिया यहाँ पर C। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर फोकस होता है। यही प्रूव करना है हालांकि, लेकिन हमको पहले से पता है कि बीच में होता है तो हमने बीच में बना दिया। ठीक है ना, ये हमको प्रूव करके लाएंगे कि सी एफ जो है वो सी और पी के बिल्कुल मध्य में होता है। ठीक है, अब इसको ये तो हमने इसका दर्पण में फोकस, मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र ये सब दिखा लिए हमने। उसके बाद अब क्या करते हैं कि एक प्रकाश किरण को हम, ऐसी प्रकाश किरण इस दर्पण पर डालनी है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ये प्रकाश किरण का नाम भी हम लोग लिख लेते हैं, ए और बी। ये हमने एक प्रकाश किरण ले ली जो मुख्य अक्ष के समांतर गिराई। अब मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक नियम बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो इसको फोकस से गुजार दीजिए ऐसे। ठीक है, इसका ए बी और इसका नाम लिख देते हैं सी। पहले से लिखा हुआ है डी और नाम, यानी ये जो बी डी ये परावर्तित किरण हो गई। और ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे। तो जब भी किसी गोली दर्पण का अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब वो हमेशा वक्रता केंद्र से होकर के जाता है। वक्रता केंद्र से होकर के जाने में रेखा हमने खींच दी सी बी। ये कहलाएगा अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण ये कहलाता है आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो इतनी बात को हम जरा अपनी भाषा में भी लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न जो हमारा आता है बोर्ड एग्जाम में वो इस टाइप का आता है कि या तो लिखा होगा गोली दर्पण था वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या था फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए, या फिर लिखा होगा जैसे सूत्र लिखा होता है R/2 का निगमन कीजिए। तो एक ही मतलब है। तो अब इसमें भाषा हम लोग क्या लिखेंगे, माना एक M1 M2, माना एक M1 M2 अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। M1 M2 कौन से पॉइंट बनाते हैं चित्र में, M1 और M2। ये एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र
सी। ये तो हमने दर्पण के बारे में लिख लिया। उसके बाद आप जरा प्रकाश किरण जो डाल रहे हैं उसके बारे में लिख लीजिए। एक प्रकाश किरण ए बी, एक प्रकाश किरण ए बी दर्पण पर मुख्य अक्ष, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ, परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। ठीक है, ये जो इसका वाला यहाँ पर ए बी आपतित किरण हो गई और बी डी ये परावर्तित किरण हो गई। ये जो बिंदु बी है ये आपतन कोण है, आपतन कोण पर अभिलंब हमने खींच लिया जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में लिख लेते हैं। आपतन बिंदु बी पर एक अभिलंब सी बी खींचते हैं बिंदु बी पर आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, ये भी हमने मान लिया। तो इतनी तो इसकी भाषा हो गई। ठीक है, अब जरा इसमें गणित के नियमों में आ जाइए। यहाँ पर गणित के जो नियम है उनको यहाँ पर यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि जो एफ होता है वो सी और पी के मिडिल पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो कैसे इसको नियम लगाएंगे गणित के, अब जरा चित्र में जरा देखो। चित्र से कर लीजिए। पहले तो हम लोग लगा देते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो कोण बना हुआ है यानी कोण आई ये हमेशा कोण आर के होता है। तो यहाँ कोण आई कितना है? कोण ए बी सी बराबर कोण ABC बराबर कोण CBF। ये जो कोण बना हुआ है ये दोनों इक्वल हो गए। ये नियम से हमने लिख सकते हैं। परावर्तन कोण के नियम से आपतन कोण यानी ABC आपतन कोण पता है ना, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण, और परावर्तन कोण जो R लिखा गया वो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो अभिलंब तो हमारा CB है, परावर्तित किरण है BD, इसके बीच का कोण कितना है? R है, उसको हमने लिखा है कोण CBF या CBD भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण में लिख डालिए। अब जरा चित्र से देखो, चित्र में जरा देख करके क्या चीज लिख सकते हैं। अब देखो एक हमने गणित में नियम पढ़ा होगा कि अगर देखो नियम क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि अगर दो लाइनें कहीं समांतर हैं और उसमें से एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, ये गणित हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर ये कोण अगर आई है तो ये कोण भी आई हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाते हैं।
या लोग गणित के नियम के हिसाब से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने चित्र में कौन सा कोण बन रहा है, एक AB, ये मुख्य अक्ष के समांतर ही डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो रेखा है मुख्य अक्ष यानी CP जो रेखा है वो AB के समांतर है, और जो अभिलंब हमने खींचा है ये त्रिज्यक रेखा का काम करेगा। तो त्रिज्यक रेखा ये हो गई, तो इसका मतलब है कि I और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी ये भी I हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, चित्र से कोण ABC बराबर कोण BCF, ये लिख सकते हैं कि नहीं। कोण ABC ये वाला कोण BCF ये वाला कोण I, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आप रीजन भी लिख सकते हैं आगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब जरा समीकरण 1 और 2 को जरा देखो। समीकरण 1 और 2 देखो, ये ABC ये भी CBF के बराबर है, और ये भी ABC ये जो है BCF के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये वैल्यू उठा करके यहां रख दें, तो क्या बन जाएगा, कोण BCF इज इक्वल टू कोण CBF। ये बात तो क्लियर हो रही है हम लोगों को कि ये जो कोण, आप चित्र में जरा देखो, ये कौन से कोण है हमारे, BCF ये वाला कोण, और CBF ये वाला कोण। इस त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज हमारा बना हुआ है, कौन सा त्रिभुज, BCF। इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, और ये भी गणित में नियम है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो वही नियम यहां पर भी हम लागू करेंगे, तो इसको नोट कर लें, फिर आगे किया जाए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो ये समीकरण जो, इसको डाल लेते हैं हम लोग 3 नंबर। अब जरा इस चीज से देखो, तो त्रिभुज CBF में, त्रिभुज CBF में कोण BCF बराबर है कोण BCF बराबर है कोण CBF में। ठीक है, में कोण बराबर है, अतः भुजा कौन सी, इसके सामने वाली भुजा यानी BF बराबर हो जाएगी इसके सामने वाली भुजा ये CF, अतः भुजा BF बराबर CF। ये हो सकता है, इसको डाल लेंगे समीकरण 4। ये तो हम लोग प्रूव कर लिया गणित के नियम के अनुसार। अब जरा थोड़ा सा फिर आपको फिर एक विचार करना है। इसमें विचार ये करना है कि यदि दर्पण का द्वारक
बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, यानी उसका जो डायमीटर है अपने अवतल दर्पण का वो अगर बहुत छोटा है तो ये जो बिंदु B है वो बहुत नजदीक हो जाएगा बिंदु P के। तो बिंदु B ध्रुव P के समीप होगा। अगर ये बहुत छोटा ले लेंगे दर्पण तो क्या होगा, जो प्रकाश किरण डालेंगे हम AB को P के बहुत नजदीक होगी। जब P के नजदीक होगी तो ये जो रेखा हम लोग भैया पॉइंट अगर यहां आ जाएगा तो ये जो BF जो रेखा है वो किसके पास में आ जाएगी, वो PF रेखा के पास में आ जाएगी। इसका मतलब BF और PF ये लगभग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के समीप होगा। अतः BF बराबर PF ये हो जाएगा। तो समझ आ रहा है, ये आपको यहाँ पर आप कल्पना लगानी है, इसमें जंक्शंस लगाना है कि ये अगर द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु B जो है वो P के बहुत नजदीक होगा, और नजदीक होगा तो जो BF जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं वो लगभग जो है PF के बराबर हो जाएगी। वो कंडीशन यहाँ पर लागू कर देनी है। तो अब जरा ये डाल लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब फिर समीकरण 4 व 5 से अब ये BF का मान यहाँ लगा दो तो कितना हो जाएगा, PF बराबर हो जाएगा CP। ये हो सकता है, CP नहीं है ये CF, BF की जगह लगाओ तो PF हो जाएगा यहां पर और ये हो जाएगा CF। ठीक है, अब हम लोग क्या करें इसमें, इसका मतलब देखो चित्र में देखो ये क्या चीज प्रूफ करके ले आए हम लोग, PF बराबर CF, यानी ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, और लेंथ बराबर हुआ इसका मतलब F जो बिल्कुल मध्य बिंदु पर पहुंच गया। तो इसमें हम लोग एक ये प्रूव करने के लिए जो हम लोगों ने लिखा था F = R/2, इसको प्रूव करने के लिए अगर दोनों ओर इसी में दोनों ओर PF जोड़ देते हैं, अगर ये जोड़ दें दोनों ओर तो क्या हो जाएगा, देखो PF प्लस PF बराबर CF प्लस PF। अब चित्र के अनुसार देखो जरा, ये PF तो ये जुड़ करके 2PF हो गए, और ये CF और PF जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, PC। ये मान आ गया। अब ये जानते हैं कि PF जो होता है यही तो हमारी फोकस दूरी है, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ये R होती है, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये इसके सिंबल लगा दीजिए, 2 ये हो जाएगा F बराबर R, या इसको लिख सकते हैं हम लोग F = R/2। ये फार्मूला हम लोगों ने बना लिया, या इसको लिखा जा सकता है शब्दों में लिखना चाहें, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे। इस प्रकार से ये हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया है। इसको आप इनको तैयार कर लेंगे, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको नोट कर लें।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी है उसमें हम कैसे प्लस और माइनस लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आगे। दूरियां नापने की गोलीय दर्पण में दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, ये भी आपको बहुत जरूरी चीज है। ये बिना इस चिन्ह परिपाटी के आप इसके एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो इसको समझना है कि कैसे हम दूरी को प्लस में रखते हैं और कैसे माइनस में रखते हैं। ठीक है, तो दोनों दर्पणों की बात करेंगे हम लोग, चाहे उत्तल दर्पण की बात हो चाहे अवतल दर्पण की हो, दोनों में दूरियां नापने की एक ही चिन्ह परिपाटी है। तो चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि पहले चित्र में देख लें हम लोग दोनों के लिए। अवतल दर्पण, पहले एक अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो अवतल दर्पण बना लिया पहले एक हम, अवतल दर्पण का जो ध्रुव होता है और ध्रुव से गुजरने वाला जो मुख्य अक्ष है इसको तो हम मान लेते हैं एक्स अक्ष, यानी जो ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु माने और ध्रुव को मूल बिंदु मान करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। ये इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी हम लोग यही काम करते हैं। उत्तल दर्पण लिया हमने और उत्तल दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया। ये ध्रुव हो गया, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान ये रखना है कि दर्पण को इस प्रकार से रखते हैं कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जा सके। इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि चिन्ह परिपाटी में कि दर्पण के सामने वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं, यानी कहा जा सकता है कि दर्पण में प्रकाश किरण को हमेशा बाईं ओर से डाला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख लो। नंबर 1 चिन्ह परिपाटी कौन सी है? पहली कि दर्पण में प्रकाश को सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। दर्पण में प्रकाश को सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। ये तो पहला नियम है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि जो भी दूरियां हम मेजर करेंगे, इसकी दूरियां का मतलब वस्तु जैसे हमने यहां पर रखी तो वस्तु से ध्रुव के दूरी, ये हमारी वस्तु हो गई
ठीक है ना। तो वस्तु से ध्रुव की दूरी ये हमेशा ध्रुव से ही मेजर की जाएगी, ध्रुव से आप वस्तु की ओर जाएंगे। या प्रतिबिंब कहीं बना हुआ है, प्रतिबिंब इधर बना है या इधर, प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है। तो प्रतिबिंब अगर इधर कहीं बन गया, ये जरूरी नहीं कि इधर बना हो, ये इधर भी हो सकता है। तो अगर इधर बना है तो ध्रुव से इस तरफ जाएंगे प्रतिबिंब की ओर। अगर प्रतिबिंब इधर कहीं बना है, इधर भी हो सकता है ना, प्रतिबिंब अगर इधर कहीं बन गया है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर जाएंगे। तो हमेशा जो है जब भी दूरी मेजर करेंगे वो ध्रुव से दूरी हमेशा नापी जाती है, ठीक है ना। और प्रकाश किरण किधर जाती है, इस डायरेक्शन में, ये आपतित किरण की दिशा हो, आपतित किरण की दिशा। समझ में आ रहा है। तो प्रतिबिंब चाहे यहां इधर हो चाहे इधर हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को केवल ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सभी दूरियां सभी दूरियों से मतलब है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। फोकस दूरी से मतलब है। तो जितनी भी दूरियां एक्स अक्ष के अनुदिश जो नापी जाती हैं उन दूरियों से मतलब है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, अभी हमने बताया कि दूरियां चाहे जो नाप रहे हो, चाहे वस्तु की दूरी नाप रहे हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हो, प्रतिबिंब चाहे दर्पण के पीछे बना हो चाहे दर्पण के आगे बना हो, हमेशा दूरी जब नापेंगे तो ध्रुव से चलेंगे, ध्रुव से वस्तु की ओर जाएंगे या ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर जाएंगे, या इधर का प्रतिबिंब बना है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर जाएंगे। तो अगर देखो, अगर इस तरफ अगर आ रहे हैं यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी नापने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वस्तु से ध्रुव से वस्तु दूरी नापेंगे तो कैसे चलेंगे, ध्रुव से वस्तु की ओर, और ये इधर चल रहे हैं, प्रकाश किरण किधर चलती है, इस तरफ, उसकी विपरीत दिशा में हो गए। यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में अगर चलते हैं तो दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अगर दूरियां नापने के लिए ध्रुव से इधर तरफ चल रहे हैं, इसका मतलब आपतित किरण की विपरीत दिशा में हुए, तो दूरियां किसमें नापी जाएंगी, ऋण चिन्ह के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये दोनों दर्पणों के लिए है, अभी उसमें चित्र हम बनाएंगे तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब बात हो जाएगा आपतित किरण की विपरीत दिशा में। तो हमने लिख लिया आपतित किरण की दिशा में चले, तो दिशा में कब चलेंगे, जब ध्रुव से इधर तरफ प्रतिबिंब कहीं बना हो, तो इधर चलेंगे तो उसी दिशा में हो गए, आपतित किरण की दिशा में। तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है।
तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद तो जरा इसमें देख लो जरा, उत्तल दर्पण में इसमें भी प्रकाश, जब वस्तु इधर रखेंगे, क्योंकि हमेशा वस्तुओं को बाईं ओर रखा जाता है, तो वस्तु इधर रखेंगे हम, तो प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, यानी ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण की दिशा। ठीक है, ये आपतित किरण की दिशा हो गई ये। और प्रतिबिंब तो इसमें तो हमेशा प्रतिबिंब इधर ही बनता है, ये तो हम लोग पता है, किनारे खींच चुके हम लोग इसके बारे में। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, तो आप देखिए ये प्रतिबिंब बनेगा, इसकी दूरी नापनी, कितनी दूर प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमने कहा कि दूरियां कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव से। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए चलेंगे तो क्या होगा, ये आपतित किरण की दिशा में चले। आपतित दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, ये बात उत्तल दर्पण के लिए भी सही है और अवतल दर्पण के लिए भी सही है। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है कि अगर ये तो हो गई ध्रुव से वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी की बात। अब आती है वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई की बात। ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर देख लीजिए इसको सही से कहां लिख रहे हैं, उसी क्रम में नोट करेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, जैसे वस्तु की लंबाई की बात करें तो वस्तु की लंबाई अगर मुख्य से ऊपर तक नापेंगे तो धनात्मक लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे तरफ नापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, प्रतिबिंब ऊपर तरफ नापेंगे तो धनात्मक लेंगे। तो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई नाप रहे हो चाहे वस्तु की लंबाई नाप रहे हो, अगर मुख्य से ऊपर को नाप रहे हैं तो धनात्मक, नीचे तरफ नाप रहे हैं तो ऋणात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 5 नियम हैं जिसकी बहुत जरूरत है हमको आंकिक प्रश्न करने में। तो इसको बिल्कुल याद कर लेना है और समझ करके याद करना है, जिससे आंकिक प्रश्न लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको बना लें और नोट कर लें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग दर्पण के फार्मूले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें f, u, v क्या है और इनकी चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक है, और उसके आधार पर उसके आंकिक प्रश्नों को भी करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। पढ़ाई करते रहिए। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए वीडियो जो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।